तो आज जो है क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री का ये वेरी फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इसलिए दिया गया क्योंकि ये सारे चीज़ हम लोग क्लास 9 और 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिर से उन लोग वो सारे चीज़ का रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर में, इसलिए इस चैप्टर को कहा गया है। तो डिस्टर्बेंस आ गया था, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग पढ़ क्या रहेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हम लोग क्लास 9 10 में पढ़ रहे हैं, उसी को फिर से रिवाइज करेंगे। यही फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का। तो केमिस्ट्री जो है गवर्न्स होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से। ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस जो है इस केमिकल रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है ना, तो जो रूल लगभग सभी केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो केमिस्ट्री में जो सबसे पहले चीज़ पढ़ना है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ही पढ़ना है, क्योंकि इसको सभी केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है। 99% केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। ठीक है, इन साइंस यू नो दैट एवरीवेयर सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर, सो इन द केमिस्ट्री ऑल्सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. So that's why we don't say that 100% chemical reaction follow these rules, but 99% of the chemical reaction definitely follow this chemical laws, which is known as chemical combination, law of chemical combination. The law of chemical combination है क्या? What is this law of chemical combination? Okay, what is this law of chemical combination? So law of chemical combination is nothing, it's a experimental observation, it's a प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। जब केमिकल रिएक्शंस को हम क्वांटिटिव आइडिया के हिसाब से हम देखते हैं। मैं क्वांटिटेटिव मतलब क्या हुआ कि मास के कंसीडर करते हुए कि कितना हमने रिएक्टेंट लिया, कितना रिएक्टेंट बढ़ा, कौन सा रिएक्टेंट कितना मास था और वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ कितने मास के साथ रिएक्ट किया। ये सब जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी। ठीक है, और रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट बढ़ा तो उसका भी मास होगा, तो कितना प्रोडक्ट बना, वो जो अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना है तो वो प्रोडक्ट कितना कितना मास में बना है ना, कितने ग्राम बना है, कितना मिलीग्राम बना है, ये सब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो वो जो साइंटिस्ट है ऑब्जर्व किए, पुराने ज़माने के साइंटिस्ट ऑब्जर्व किए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को, कराने के बाद उनको क्वांटिटेटिवली स्टडी किए, है ना, क्वांटिटी के हिसाब से स्टडी। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी के हिसाब से स्टडी किए, मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्राम केजी स्टडी किए। रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ कितने मास के साथ रिएक्ट करता है, इतने रिएक्ट करने के बाद कितना प्रोडक्ट बनता है, किस रेशियो में प्रोडक्ट बनता है, किस रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, यानी इन टर्म्स ऑफ मास ही स्टडी किया गया केमिकल रिएक्शंस को, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को। तो स्टडी करने के बाद एक ओवरऑल आइडिया ये आया कि ये जो रिएक्शंस होता है ना, ये सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए होता है, एक सर्टेन रूल्स के हिसाब से होता है। अब वो सब रूल क्या है वो हमको डिवाइस करना पड़ेगा, यानी जितना भी केमिकल रिएक्शन है हो रहा है, अगर हम क्वांटिटिव स्टडी करते हैं तो लगता है कि एक कोई पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए ये सब रिएक्शन होता है। तब वो सब रूल कौन सा होगा, वो सब लॉ कौन सा होगा, उसको फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए बहुत सारा केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया गया और उसके आधार पर फिर लॉ को फॉर्मुलेट किया गया। बहुत सारा लॉ आया, उसमें से हम लोग 3 लॉ पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगभग सभी केमिकल रिएक्शंस इस तीनों लॉ को फॉलो करता है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसी को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटिव मेजरमेंट हम लोग क्या करेंगे कि क्वांटिटिव मेजरमेंट के आधार पर मेजरमेंट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द मेनी केमिकल रिएक्शन, बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस का जो रिजल्ट आया, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस का जो रिजल्ट आया उसका जब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने के बाद साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि मोस्ट ऑफ द
chemical reaction proceed through certain rules, certain laws. That law is known as law of chemical combination. तो law of chemical combination कुछ नहीं है, experimental और practical based experimental observation है ना, experiment based ऑब्जर्वेशन है, जिस ऑब्जर्वेशन को एक रूल के रूप में फॉर्मुलेट कर दिया गया है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये मेन है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद उसको एक रूल के रूप में लिख दिए हैं, इसको हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कई तरह का लॉ आया जिसमें 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, इसलिए हम लोग 3 को पढ़ेंगे। हर लॉ को अलग अलग साइंटिस्ट दिया है, सबको एक साथ क्लब करके बोल दिया गया कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब सिंपल वे में ले सकते हैं कि जो केमिकल्स है वो आपस में किस तरह से कंबाइन करता है इन टर्म्स ऑफ मास, इसी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ आया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच इज़ गिवन बाय एंटोनी लावोजियर इन द ईयर 1774। ठीक है ना, एंटोनी लावोजियर जो है 1774 में जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिए। उसके बाद दूसरा लॉ आया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जिसको जोसेफ प्रॉस्ट ने 1799 में दिए थे, ये 1799 के ईयर। फिर उसके बाद आया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको जॉन डाल्टन ने 1803 में दिए थे, 1803 ईस्वी में दिए थे। तो ये 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों लॉ तुम लोग क्लास 9 में पढ़े भी होगे। ठीक है, तो इस लॉ को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ये इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसी तीनों को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अब इस तीनों लॉ को एक एक करके अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? कंजर्वेशन वर्ड से ही समझ लेना है। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कंजर्व्ड है, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ है, कोई गेन नहीं हुआ है ना। जैसे हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं, वाटर कंजर्वेशन बोलते हैं, मतलब इसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए, गेन भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? जो जितना है उतना ही मेंटेन रहेगा, उसमें कोई लॉस या गेन नहीं होगा, उसमें ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या हुआ? मास ना तो इंक्रीज करेगा और मास ना ही डिक्रीज करेगा। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं या फिजिकल रिएक्शन भी कराते हैं, जैसे चीनी को हम पानी में मिला देंगे, तो मान लो चीनी 1 किलो लिए, पानी भी 1 किलो ले लिए, तो कितना लिए? 2 किलो लिए ना। 1 किलो चीनी और 1 किलो पानी 2 कंटेनर में ले लिए, तो हमने कितना लिया है टोटल? रिएक्टेंट कितना लिया है? 2 किलो लिया। अब क्या करेंगे? उस चीनी को पानी में डाल देंगे और घुला देंगे। घुलाने के बाद फिर हम उसका वेट निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 किलो आएगा। तो हमने 2 किलो लेकर चला था, 2 किलो पर ही पहुँच गए। तो ये वो तो फिजिकल प्रोसेस हुआ, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है। चीनी पानी सिर्फ मिक्स हो गया, शरबत बन गया, ये कोई नया चीज़ नहीं बना है, ये फिजिकल प्रोसेस है। तो इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, फिजिकल प्रोसेस में भी, कि जितना मास से स्टार्ट किए तो उतना ही मास मिल गया। मिट्टी और बालू को मिला देंगे, है ना। 1 किलो मिट्टी ले लेते हैं, 1 किलो बालू ले लेते हैं, तो 2 किलो हमने रिएक्टेंट ले लिया। अब इस मिट्टी और बालू को आपस में मिला देंगे, अब फिर से वेट निकालेंगे, तो हमको फिर से 2 किलो ही मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि मास में कोई चेंज नहीं आया फिजिकल प्रोसेस में। उसी तरह से केमिकल रिएक्शन में भी होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? नया प्रोडक्ट बनेगा, वाटर बनेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अमाउंट को जब हम ऐड कर देंगे तो वाटर कितना बनेगा? उतना ही बनेगा जितना टोटल अमाउंट था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो आपस में रिएक्शन करता है इंग्रेडिएंट, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जो इंग्रेडिएंट आपस में रिएक्ट करता है वो रिएक्टेंट हो गया, और इस दोनों के इंटरेक्ट होने के बाद जो नया चीज़ बना उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है।
तो इसीलिए हम लोग टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट बात कर रहे हैं, मास ऑफ द रिएक्टेंट नहीं बोल रहे हैं, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। जितना रिएक्टेंट है सबका मास को ऐड करेंगे, तो ये सारा रिएक्टेंट जब आपस में इंटरेक्ट करेगा तो जितना प्रोडक्ट बनेगा वो सारे के मास का बात कर रहे हैं, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या हो गया, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस whenever the certain thing interacts with one another, which is known as reactant, and forms a certain new thing which is known as product, then you will find that the amount of reactant, the mass of remain same. During a chemical process, mass never changes. During a chemical process, mass never changes, mass remains same throughout the process. नहीं, पूरे प्रोसेस में मास में कहीं भी चेंज नहीं आने वाला है। टोटल मास जो होगा प्रोसेस में हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन दिए थे? लावोजियर ने दिए थे। तो लावोजियर ने जिस एक्सपेरिमेंट के बल पर, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस लॉ को बनाए थे, हम उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो उस एग्जाम्पल में क्या है, उस एग्जाम्पल में वो क्या किए थे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिए थे। क्या लिए थे वो? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिए थे वो। उसको उन्होंने हीट किया था। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो लिए थे उसको उन्होंने हीट किया। हीट करने के बाद क्या क्या बना? मरकरी बना। ठीक है, और ऑक्सीजन बना। मरकरी बना और क्या बना? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब इसका हम लोग केमिकल रिएक्शन भी लिख देते हैं। मरकरी ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, तो इसका फॉर्मूला होगा HgO। इसको हीट किए तो क्या बना? Hg बना एंड ऑक्सीजन बना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गया। वो क्या किए थे कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड 100 ग्राम के थे। उन्होंने लिया था 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड। कितना लिए थे वो? 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिए थे। मर्क्यूरिक ऑक्साइड उन्होंने कितना लिया था? 100 ग्राम। तो मर्क्यूरी कितना बना था? 92.6। मर्करी बन गया था 92.6 ग्राम, और ऑक्सीजन बना था 7.4। ठीक है, जब लावोजियर एक्सपेरिमेंट किए थे इस केमिकल रिएक्शन के साथ, क्वांटिटेटिवली जब ऑब्जर्व किए तो वो 100 ग्राम मर्करी ऑक्साइड ले लिए और इस मर्करी ऑक्साइड को हीट कर दिए। तो हीट करने के बाद दो प्रोडक्ट बना है, मरकरी और ऑक्सीजन। तो उन्होंने देखा कि मरकरी जो है 92.6 ग्राम बना और ऑक्सीजन जो है 7.4 ग्राम बना। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या ऑब्जर्व किए कि प्रोडक्ट हमारे पास दो आया। ठीक है, रिएक्टेंट तो उनके पास 100 ग्राम था, 100 ग्राम से वो स्टार्ट किए थे, और जब प्रोडक्ट बना फिर प्रोडक्ट का भी मास को एनालाइज किए हो, तो दोनों जब प्रोडक्ट को ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 100 ग्राम होता है कि नहीं? इस दोनों को ऐड करो, इस दोनों को ऐड करो तो टोटल कितना होगा? 100 ग्राम। इस दोनों को ऑल टुगेदर कितना हुआ? 100 ग्राम। मतलब टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट कितना हुआ? 100 ग्राम। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना है? 100 ग्राम। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास में कोई चेंजेस नहीं आता है, मास में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने लॉ बना दिया। अब है कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। एग्जाम में क्या कहेगा? एग्जाम में पहला चीज़ जो पूछ सकता है, जैसे इसी केमिकल रिएक्शन को दे देगा, कहेगा कि मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, उसको हीट किया गया तो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो गया। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हुआ, है ना। इसको पूछ बोलेगा मर्क्यूरी का ऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन कराया गया, थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। ये सब क्लास 9-10 में पढ़ाई हो चुकी है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं?
तो हमने हीट किया, हीट करने के चलते इसका डिकम्पोजिशन हुआ है, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन। तो क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि मरकरी का ऑक्साइड लीजिए, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराइए, थर्मल डिकम्पोजिशन कराने के बाद आपको मरकरी मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, उसमें ये भी बता दिया जाएगा कि जो है हम लोग 100 ग्राम मरकरी का ऑक्साइड लिए थे और जब उसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराया गया तो 92.6 ग्राम मरकरी में बना और 7.4 ग्राम जो है ऑक्सीजन मिला। तो आप ये बताइए कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं करता है ना। क्वेश्चन क्या रहेगा कि हमने 100 यू हैव बीन गिवन 100 ग्राम मरकरी का ऑक्साइड है ना। आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मरकरी का ऑक्साइड we will get 92.6 gram of mercury and 7.4 gram of oxygen. Now on the basis of this data you have to confirm whether this chemical reaction follow the law of conservation of mass or not. So how would you prove that it follow the law of conservation of mass? Immediately you have to find out the total mass of the reactant and total mass of the reactant. If the mass of the reactant and mass of the product are found to be same, then follow the law of conservation of mass. तो immediately हम लोग क्या निकालेंगे? Total mass of the reactant and total mass of the product. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? Total mass of reactant कितना है हमारे पास? 100 ग्राम। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट है 100 ग्राम और इधर लिखेंगे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 92.6 प्लस 7.4। ठीक है, ये हो गया 100 ग्राम। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब क्या मिल गया हमको? मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट हो गया मास ऑफ द हियर मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। Thus this chemical reaction or the given chemical reaction follow the law of conservation of mass, obey the law of conservation of mass। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, दूसरे तरीके का क्वेश्चन ये हो सकता है कि कहेगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरी का ऑक्साइड कराया गया, उसमें हमने मर्क्यूरी का ऑक्साइड 100 ग्राम लिया और मर्क्यूरी जो है कितना बना है ये पता किया। ऑक्सीजन 7.4 ग्राम बना है, ऑक्सीजन 7.4 ग्राम बना है। ठीक है, और मर्क्यूरी कितना बना है ये पता लगाइए। इसमें पता क्या करना है कि ये कितना बना। केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरी का ऑक्साइड कराया गया है, 100 ग्राम मर्क्यूरी का ऑक्साइड लिया गया है। थर्मल डिकम्पोजिशन कराने से 7.4 ग्राम ऑक्सीजन जो है का इवोल्यूशन हुआ, गैस है तो इवोल्यूशन होगा, निकल जाएगा, बाहर होगा ना, इसको सिलेंडर में जमा करेंगे। ठीक है, तो मर्क्यूरी कितना बना है इस केमिकल रिएक्शन में ये पता कीजिए। ठीक है, तब लिखना होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता करना है कि मर्क्यूरी कितना बना है, तो इसको हम मान लेंगे कि ये x ग्राम बना है, अज्यूम कर लेंगे कि ये x ग्राम बना है, ये अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यही है।
तो अब इसी फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, 100 ग्राम है रिएक्टेंट, तो 100 ग्राम हमने लिख दिया। मास रिएक्टेंट कौन कौन है, ये X है और ये है, तो X प्लस 7.4 ग्राम, ठीक है। तो निकल गया X इक्वल टू 100 माइनस 7.4 ग्राम इक्वल टू क्या हो गया, 92.6 ग्राम। यानी मरकरी कितना बना, 92.6 ग्राम। मरकरी कितना बन रहा है इस रिएक्शन में, 92.6 ग्राम। ठीक है, आसानी से पता चल गया मरकरी कितना बना, 92.6 ग्राम। अब उल्टा भी पूछा जा सकता है आपको, कहेगा कि मरकरी जो है 92.6 ग्राम बना है, यही रिएक्शन करवाया गया, 92.6 ग्राम मरकरी बना, ऑक्सीजन कितना बना इसमें ये पता है, तो उसको हम मान लेंगे x ग्राम। पता करना होगा कि ऑक्सीजन कितना बना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को मान लेंगे x ग्राम, जिसको निकालना है उसको हम अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, फिर यही फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब हमारे पास 92.6 है मरकरी और x ग्राम जो है हमारा ऑक्सीजन है, फिर x इक्वल टू 100 माइनस 92.6 ग्राम। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 7.4 ग्राम। यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीजन कितना बना, 7.4 ग्राम। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन, तीन तरीके से पूछा जा सकता है। ये दे दिया, ये दे दिया तो इसका मास निकाला, इसका मास दे दिया, इसका मास नहीं दिया तो इसको निकालो। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन करवाया गया, 7.4 ग्राम, एक केमिकल रिएक्शन करवाया गया है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड करवाया गया, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड करवाएगा, लेकिन अमाउंट नहीं नोन है कि कितना हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया है, ये हमने पहले मेजरमेंट नहीं किया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया, जितना मन हुआ ले लिया अंदाज से, और उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दिया गया। थर्मल डिकम्पोजिशन कराने के बाद हमारे पास दो प्रोडक्ट मिला, मर्क्यूरी मिला और ऑक्सीजन मिला, दोनों का मास निकाला गया, तो पता चला कि 92.6 ग्राम मर्क्यूरी बना है और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन बना है इस केमिकल रिएक्शन में। तो ये आप बताइए कि रिएक्टेंट कितना होगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड कितना लेकर हम चले थे, कितना मर्क्यूरी ऑक्साइड लेकर के इस रिएक्शन को करवाए थे, तो हम इसको मान लेंगे x। ये हम x ग्राम से स्टार्ट किए थे रिएक्शन और हमको इतना मर्क्यूरी मिला, इतना ऑक्सीजन मिला, तो ये भी उसी से बनेगा। मास ऑफ द रिएक्टेंट पता चले, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, इसी फॉर्मूला से बनेगा। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट हमारा क्या हो गया, x है, मास ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो गया, 92.6 प्लस 7.4, यानी कितना हो गया, 100 ग्राम। इसका मतलब क्या हो गया, कि 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लेकर चले थे और इसीलिए इतना इतना बना, क्योंकि प्रोडक्ट इतना है और इतना बना, इसका मतलब है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड 100 ग्राम था, क्योंकि जितना प्रोडक्ट का मास है उतना ही मास ऑफ द रिएक्टेंट होगा। इसलिए जब प्रोडक्ट का मास हमको पता चल गया तो रिएक्टेंट के भी मास के बारे में पता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।